वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये टॉपिक का 14th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सिस्टम एंड सॉल्व इट। देखो यहाँ पे तीन इक्वेशंस दिए हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में। इट मींस ये सिस्टम दिया है, हमें चेक करना है कि ये गिवन सिस्टम यहाँ पे कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें फिर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है एंड सॉल्व इट, और सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें, और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहेगा पहले आप वो समझ लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। वहां से हमें 3 मैट्रिक्स मिल जाएंगी। फिर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वहां पे उसका रैंक चेक करेंगे, और उससे हमें पता चलेगा कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ तो ही फिर हमें उसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, नहीं तो हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन इक्वेशंस हम यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से ये यहाँ पे आ जाए। देखो ये तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, और अब हमने जैसा कहा यहाँ पे क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट जब आप करोगे तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनना तय है। पहला रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स, और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसमें आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है उसका आपको यहाँ यूज करना है। देखो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 -1, तो यहाँ लिख लो 1 2 -1। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 2, तो यहाँ लिख लो 1 1 2। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 2 1 -1, तो यहाँ लिख लो 2 1 -1। इस तरह से ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स रहेगा अननोन मैट्रिक्स, जिसमें जो अननोन है एक्स वाई जेड वो आपको यहाँ लिख लेना है। और तीसरा जो मैट्रिक्स रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स है वो आपको यहाँ लिखना है 192। ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली तीनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। तो यहाँ पे जो 3 मैट्रिक्स तैयार हुई है उसमें जो पहला मैट्रिक्स है इसको कहो एज अ ए, लास्ट मैट्रिक्स को कहो एज अ बी, और बीच वाला जो मैट्रिक्स है उसको कहो एज अ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। देखो इस तरह से ये बन चुका है। ठीक है, इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि वेयर a यानी क्या है, x यानी क्या है, b यानी क्या है। नहीं लिखे तो भी चलता है, अगर लिख लेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हमने गिवन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है, और हमें ऐसा इक्वेशन मिला है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके जो मैट्रिक्स बनता है ना उसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स सी। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम कहेंगे सी मैट्रिक्स, जिसको ए और बी को कंबाइन करके तैयार करना होता है। ये देखो ए और बी को हम कंबाइन कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है और बी मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स ये है 1 2 -1, उसके एलिमेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 -1, देन 1 1 2, और लास्ट में 2 1 -1। देखो ओके, ये है ए के एलिमेंट्स, और बी के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेंगे 192 बी के एलिमेंट्स है। और यहाँ पे आप जो है आप पार्टीशन देंगे तो चलेगा। ठीक है, पार्टीशन दे सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे पार्टीशन देंगे, ये देखिए पार्टीशन दे दिए, और यहाँ पे अब हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेंगे 192। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिए बाय यूजिंग द ए एंड बी मैट्रिक्स। ये है ए के एलिमेंट्स और ये है बी के एलिमेंट्स। अब आपको क्या करना है, अब आपको
अब सुनो, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसेस समझ लो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसका रैंक चेक करना है। रैंक चेक करने के लिए कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या होता है, जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं ना, उसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं है। तो हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है ये 1 2 1, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है। हमें ये 3 जगह पे 0 ले आना है। अगर ये 3 जगह पे 0 आ जाता है तो फिर हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और एक बार ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, तब जाके हम इसका रैंक चेक करेंगे। रैंक चेक करने से ही हमें समझ में आता है कि गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। समझ में आ रहा है? तो चलो अब इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे 3 जगह पे 0 ले आओ, और ये 3 जगह पे 0 ले आने के लिए हम यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करने वाले हैं। तो चलो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किस तरह से करेंगे जरा समझ लो। तो ये है फर्स्ट रो, देखो ये है फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये है थर्ड रो। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सेकंड रो का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, पहले हम यहां 0 लाएंगे, और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट हम यहां पे 0 ले आएंगे। उसके लिए हम यहां पे इक्वेशन लिख लेंगे। देखो सेकंड रो में 0 ले आने के लिए सेकंड रो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर लो। उससे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड रो पे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड रो में 0 चाहिए, तो थर्ड रो में देखो क्या है 2। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये फर्स्ट रो के साथ करो, तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे माइनस करो। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे R3 माइनस 2 इंटू R1। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको सेकंड रो थर्ड रो में अगर आपको 0 चाहिए, कहाँ पे, अगर आपको ये 2 प्लेस पे 0 चाहिए ना, तो उसका कैलकुलेशन आपको फर्स्ट रो के साथ करना पड़ेगा। तो ये देखो सेकंड रो और थर्ड रो का, थर्ड रो और सेकंड रो पे 0 चाहिए, इसलिए हम इसका जो कैलकुलेशन है हम फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं, R1 के साथ। तो देखो अब यहाँ पे किस तरह से 0 आएगा। तो देखो न्यू एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रखो, क्योंकि आपने फर्स्ट रो के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं लिखा है, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। 1 2 -1 एंड 1, ये है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। सेकंड रो और थर्ड रो में नए एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड रो के एलिमेंट्स अगर आपको निकालना है, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स आपको ये इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स, उसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे लिख लो। तो क्या आएगा, देखो 1 -1 ये हो गया 0, 1 -2 तो ये हो गया -1, 2 माइनस ऑफ -1 तो ये हो गया 3, क्योंकि 2 माइनस ऑफ -1 यानी 2 + 1 यानी 3। उसके बाद 9 माइनस ऑफ 1 तो ये हो गया 8। तो हमने क्या किए, R2 के एलिमेंट्स माइनस R1 के एलिमेंट्स किए, उसका रिजल्ट जो है ये हमने लिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे R3 के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना है, R3 वाले इक्वेशन का यूज करना है। उसके लिए क्या करो, R3 के एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करो और इसके रिस्पेक्टिव R1 के एलिमेंट्स यहाँ पुट करो ये इक्वेशन में। ठीक है, मतलब ये 2 यहाँ पे आएगा, इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ पे जाएगा। देखो हम रफ में साइड में सॉल्व करा के बताते हैं आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आए। 2 यहाँ पे रखो और इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ रखो, मतलब ये ऐसा होगा 2 - 2 इंटू 1। ठीक है ना, ये देखो, यानी इनडायरेक्टली 2 - 2 तो ये 0। उसके बाद ये 1 R3 के प्लेस पे रखो, इसका रिस्पेक्टिव 2 यहाँ रखो, तो ये ऐसा 1 - 2 इंटू 2 ऐसा, यानी 1 - 4 तो ये हो जाएगा -3 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये -1 यहाँ रखो, इसका रिस्पेक्टिव -1 यहाँ रखो, तो ये -1 - 2 इंटू -1 तो ये -1 + 2 हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली 1 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 यहाँ रखो R3 के प्लेस पे, इसका रिस्पेक्टिव 1 यहाँ रखो, तो ये 2 - 2 इंटू 1 यानी 2 - 2 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने R3 के एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए और ये न्यू मैट्रिक्स आपके सामने बन के तैयार है। ठीक है, चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी पूरी तरह से लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 नहीं हुए हैं। हमने आपको क्या कहा था, कहाँ पे 0 होना चाहिए, तो चेक करो कहाँ पे 0 हो चुका है। देखो यहाँ पे 0 आ गया, ओके, यहाँ पे भी 0 आ गया, ओके, लेकिन यहाँ पे अभी भी 0 नहीं है। देखो यहाँ पे -3 है, हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे 0 चाहिए तो थर्ड रो है वो,
ये कौन सा रो है, ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो में 0 चाहिए, तो थर्ड रो के लिए इक्वेशन लिख लो यहाँ पे थर्ड रो। तो अगर आपको थर्ड रो में 0 चाहिए तो क्या करो, इसका कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ करो, फर्स्ट रो के साथ गलती से कैलकुलेशन मत करना। अगर आपने फर्स्ट रो के साथ कैलकुलेशन कर लिए तो ये 0 हट जाएगा, आपको कैलकुलेशन सेकंड रो के साथ ही करना है। तो क्या करो, थर्ड रो R3 -3 इंटू सेकंड रो, ठीक है, क्योंकि देखो यहां -3 है तो यहां पे आपको +3 ले आना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, ये सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस करो, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। देखो कैसे होता है ये, हम आपको यहां लिख के बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो चलो देखो ये कैसे होता है। फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज रहेगा। देखो फर्स्ट रो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 -1 1, ये फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो एज इट इज लिखो 0 -1 3 8, देखो सेकंड रो भी एज इट इज। ओके, अब थर्ड रो के एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन का यूज करना है। कौन सी, ये इक्वेशन का हमें यूज करना है थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या करो, R3 के एलिमेंट्स यहाँ रखो R3 के प्लेस पे, और इसके रिस्पेक्टिव R2 के एलिमेंट्स यहाँ रखो R2 के प्लेस पे, ठीक है। तो 0 यहाँ आया 0 और ये 0 यहाँ गया, 0 - 0 तो वो हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख लो सीधा सीधा 0। उसके बाद ये -3 यहाँ आया, ठीक है। तो देखो आपको रफ में बताते -3, उसके बाद ये -1 यहाँ गया, सो -3 ऑफ -1, तो ये -3 + 3 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 0। ओके, उसके बाद ये जो 1 है वो यहाँ पे गया, तो यहाँ 1 आया। उसके बाद ये जो 3 है वो यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा -3 ऑफ 3, यानी 1 - 9, तो ये हो गया -8, इस तरह से, ठीक है। ओके, उसके बाद ये 0 यहाँ पे आया, तो 0। उसके बाद ये 8 यहाँ पे गया, तो 3 ऑफ 8, ठीक है। इस तरह से देखो ये जो 8 है ना वो यहाँ पे आ गया, तो 0 - 3 ऑफ 8, तो ये हो गया -24, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -24। तो ये देखिए इस तरह से हमने थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यस, इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है वो 0 हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होना चाहिए। चेक कर लो यहाँ पे क्या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, देखो ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और यहाँ पे 0 आ चुके हैं। इसका मतलब ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कंफर्म। और अब आपको क्या करना है, अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अब आपको रैंक चेक करना है, और रैंक से पता चलेगा कि कंसिस्टेंट जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब आपको किसका रैंक चेक करना है, अब ये समझ लो। देखो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जहां तक, अब बस आधा प्रॉब्लम सॉल्व करने का रह गया। अब आप समझ लो कि यहां से आपको क्या करना है। जरा याद करो कि जो हमने सी मैट्रिक्स तैयार किए थे वो कौन से दो मैट्रिक्स को कंबाइन किए थे हमने, तो सी के लिए हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन किए थे, है ना। ये देखो ए और बी को कंबाइन किए थे, है ना। इसका मतलब यहां पे ये जो सी है ना, ये जो सी मैट्रिक्स है इसके अंदर दो मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है ना पहला वाला, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, और इधर वाला जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है। ये बी मैट्रिक्स के न्यू एलिमेंट्स आ गए और ये ए मैट्रिक्स के न्यू एलिमेंट्स आ गए। ये पूरे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, देखो ये पूरे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है ये, और इधर बी मैट्रिक्स है। जबकि इसके पहले ए और बी अलग था, देखो इसके पहले ये ए था और ये बी था, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करने के बाद यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स के न्यू एलिमेंट्स बन गए और ये बी मैट्रिक्स के न्यू एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स यहां से बाहर निकालो और बी मैट्रिक्स भी यहां से बाहर निकालो, ठीक है। तो चलो हम यहां से ये बाहर निकालते हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे ए मैट्रिक्स जो हमें मिला है, ए मैट्रिक्स क्या मिला है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट देखो 1 2 -1 3/3 ऑर्डर में, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे 1 2 -1, देन 0 -1 3 0 -1 3 एंड 0 0 -8। देखो ये है ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, देखो ये वाला ए मैट्रिक्स, और बी क्या है 1 8 -24, ठीक है ना। तो वो भी हम यहां लिख लेंगे, एक मिनट, तो वो भी हम यहां इधर लिख लेंगे, बी के एलिमेंट्स यहां लिख लेंगे 1 8 एंड -24। देखो ये भी हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, ए और बी मैट्रिक्स हमने यहां लिख दिया है। अब आपके पास तीन मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। देखो ये ए मैट्रिक्स है, न्यू ए मैट्रिक्स, ये न्यू बी मैट्रिक्स। पुराना वाला जो ए और बी था उसको भूल जाओ, ये देखो ये पहले वाला ए था इसको भूल जाओ, ये पहले वाला बी था इसको भूल जाओ, ये नया वाला ए है,
ये नया वाला बी है और इनको कंबाइन करके ये है सी। अब आपको क्या करना है, यहां पे रैंक चेक करना है। किसका? आपको ए और सी का रैंक चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि दोनों का रैंक सेम है कि नहीं। अगर दोनों का रैंक सेम है तो हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और अगर सेम नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। चलो देखते हैं कि दोनों का रैंक क्या है। तो रैंक यानी क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज रैंक? तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन सुनो। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो की जो संख्या होती है वही उसका रैंक होता है। नॉन जीरो रो की संख्या उसकी रैंक होती है। तो देखो यहां ए मैट्रिक्स की तरफ ध्यान से देखो और सी मैट्रिक्स की तरफ ध्यान से देखो। चेक करो कि दोनों में कितने कितने नॉन जीरो रो है। चलो पहले सी मैट्रिक्स में हम चेक करेंगे। तो अगर हम सी में चेक करेंगे तो ये है सी में फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। चेक करो फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, यानी ये एक नॉन जीरो रो है। एनजेड, एनजेड यानी नॉन जीरो रो। सेकंड रो चेक करो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। ओके, थर्ड रो चेक करो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो बताओ नॉन जीरो रो की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। इसका मतलब इसका रैंक है 3, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रो 3 नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका रैंक हो गया 3। ओके, चलो देखते हैं ए का भी रैंक 3 है कि नहीं। ए में चेक करो, ए में 3 रो है। ये फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है। ओके, सेकंड रो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, तो ये भी एक नॉन जीरो रो है। ओके, थर्ड रो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है? नहीं, ये भी एक नॉन जीरो रो है। इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स में भी 3 नॉन जीरो रो है। नॉन जीरो रो की संख्या 3 है, इसका मतलब ए का भी रैंक 3 हो गया। सी का रैंक भी 3 है, ए का रैंक भी 3 है। इसका मतलब यह है दोनों का रैंक सेम है। इसका मतलब गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है, ये कंफर्म है। तो चलो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे, यहां पे रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो हम यहां पे लिख लेंगे हियर या फिर सिंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, अब देखो जो हम लिखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों का रैंक 3 है। अब चेक करो क्वेश्चन में कितने अननोन थे। क्वेश्चन में अगर हम प्रॉपर्ली चेक करेंगे यहाँ पे 3 अननोन है, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो रूल क्या है? रूल ये है कि अगर दोनों का रैंक सेम है, सी और मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स ए, दोनों का रैंक अगर सेम है और अगर वो रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, इसका मतलब गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा? सुनो फिर से हम बता रहे हैं, अगर दोनों का रैंक सेम है और अगर वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3 है, दोनों का रैंक भी 3 है, इसका मतलब रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। ऐसे में गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पीछे 2-3 केस आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जैसे एक और एक केस हम आपको बताते हैं कि अगर ए और सी का रैंक सेम है लेकिन अगर वो नंबर ऑफ अननोन से कम है तो फिर गिवन सिस्टम भले ही कंसिस्टेंट रहेगा लेकिन वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो। लेकिन अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो फिर वहां पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक फिक्स सॉल्यूशन मिलता है। समझे? तो चलो यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं? सिंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। देखो यहां लिखे हैं रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो देखो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है वो हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था? एंड सॉलिड। सबसे पहले चेक करना था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, अगर है तो हमें सॉल्व करना था और सॉल्व करके हमें क्या निकालना है? सॉल्व करके हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा? अब उसके लिए क्या करो, ये जो नया वाला ए मैट्रिक्स है
और ये जो नया वाला बी मैट्रिक्स है ना, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 था ना, इसमें पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 क्या होगा? देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, बस इसमें पुट करो। ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है, वो इसमें पुट करो। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं, तो चलो लिखते हैं ए। तो ये है ए मैट्रिक्स, क्या है उसके एलिमेंट्स 1 2 -1, देन 0 -1 3 एंड 0 0 -8। ठीक है, ये ए है। देन इसके बाद एक्स, एक्स यानी एक्स वाई जेड जो पहले था, जो अननोन है, और बी जो अभी अभी हमको मिला है नया वाला बी 1 8 -24। तो ये देखिए, ओके हमने क्या किए, ए और बी ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ऐसा हुआ, देखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एक्स वाई जेड होगा, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना सिंपल है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो और 3 इक्वेशंस बनाओ। रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम करने के बाद ये हो जाएगा x प्लस ट्वाइस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला इक्वेशन यहाँ पे बन गया, रो इंटू कॉलम किए हमने। उसके बाद ये माइनस ऑफ वाई प्लस 3z इक्वल टू 8, ये सेकंड इक्वेशन बना। उसके बाद माइनस ऑफ 8z इक्वल टू माइनस ऑफ 24, ये थर्ड इक्वेशन बना। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर दे दो, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं कहेंगे क्योंकि वहां से हमें z मिलने वाला है। ठीक है, हमने क्या किए, रो इंटू कॉलम किए, 1 इंटू एक्स 1x, 2 इंटू वाई 2y, माइनस 1 इंटू जेड माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है ना, फर्स्ट रो इंटू कॉलम किए तो फर्स्ट इक्वेशन मिला, सेकंड रो इंटू कॉलम किए तो सेकंड इक्वेशन मिला, थर्ड रो इंटू कॉलम किए तो थर्ड इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब बस इसको सॉल्व करना है हमें, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे z निकालो, सो z इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24/8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो z हमें मिल गया 3, माइनस माइनस कट किए और z मिल गया 3, 24/8 z मिल गया। अब ये z का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद ये क्या मिलता है, तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो z का वैल्यू, सो माइनस वाई प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 8, 9 को उधर शिफ्ट करो, सो हमें क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 उधर जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 1। सो फाइनली हमें y भी मिल चुका है, कितना 1, z मिला y मिला। अब क्या बचा, अब बचा है x, बस z और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 में यहां हम लिख लेंगे x प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 1। ठीक है, z का वैल्यू पुट किए और y का वैल्यू यहां पे पुट किए, तो ये हो गया x, ये 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 उधर शिफ्ट करो प्लस 1 हो जाएगा, सो x का वैल्यू हमें मिल गया 2। सो फाइनली x भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, फाइनली रिजल्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा था। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो ये पूरा प्रॉब्लम, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, शायद ये पूरा बोर्ड पे आ जाए। पूरा तो बोर्ड पे नहीं आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे पूरी स्टेप्स आपको बता रहे। सबसे पहले गिवन 3 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए और यहाँ से हमने फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का यूज करके सी मैट्रिक्स बनाए, उसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किए। फिर वहां से हमें ए और बी और सी मिला, हमने ए और सी का रैंक चेक किए, वो सेम था, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल था, तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखे द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना था, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने ए और बी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, तो हमें ये 3 इक्वेशंस मिली और 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व किए। और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें पहले z का वैल्यू मिला, फिर हमने y फाइंड आउट किए और लास्ट में हमने x फाइंड आउट किए। इस तरह से हमें x y z मिल चुका है, यानी गिवन 3 इक्वेशंस गिवन सिस्टम को हमने सॉल्व भी कर लिया है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम, पूरा सॉल्यूशन, हर एक स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14। इसके पहले जो हमने इसके 13 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।